नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। रिजर्व बैंक ने आज एक चौंकाने वाला फैसला लिया। आरबीआई ने लंबे अंतराल के बाद बुधवार को अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब रेपो रेट एक झटके में 0.40% से बढ़कर 4.40% हो गया। इसके साथ ही सस्ते लोन का दौर अब समाप्त हो गया। रिजर्व बैंक के इस ऐलान से लोगों के ऊपर ईएमआई का बढ़ना, यानी जो बोझ पड़ेगा वो बढ़ना तय होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में एमपीसी के सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया। एमपीसी ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण लिया। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी और 7% पर पहुंच गई। खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण सीपीआई इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी महंगाई को बढ़ाया है। यहां उनका मतलब रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग से है, जिसके कारण गेहूं समेत कई अनाजों के दाम बढ़ गए। रेपो रेट के साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 0.50% बढ़ाने का फैसला लिया गया। फिलहाल रेपो रेट के बढ़ने से आम लोगों की जेब पर चोट पड़ना लाजमी है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के बजट में अब बढ़ी हुई ईएमआई सेंध लगाने जा रही है। सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद होम लोन और कार लोन समेत सभी प्रकार के कर्जों पर ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, जिसके कारण ईएमआई की रकम बड़ी हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष में महंगाई का प्रेशर बने रहने की आशंका है। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई दर 5.7% पर रहने का अनुमान है। आपको बता दें, रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट कम होने का मतलब है सस्ते लोन और रेपो रेट ज्यादा होने का मतलब है लोन महंगा होना। वहीं जिस रेट पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी को नियंत्रित करने में काम आता है। बहुत ज्यादा नकदी होने पर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। विपक्षी दलों ने आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ने की निंदा की, तो उधर कांग्रेस ने एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संजोया था और फिर एक एक ईंट, एक एक रोड़े से उसे बनाया था। वो इस देश की मिल्कियत है। सुरजेवाला ने कहा कि दशकों से 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई व कर से खड़ी की गई कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फायर सेल में मोदी जी बेच रहे हैं। उनको दोनों हाथों से बेरहमी से लुटा रहे हैं और अब बारी आई है एलआईसी जैसी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी कंपनी की। इसका अवमूल्यन कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऐसे समय में एलआईसी का ईपीओ लेकर आई है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता छाई हुई है। बाजारों में उतार चढ़ाव का माहौल है जिस पर कई किस्म के सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है सरकार को एलआईसी को बेचने की? सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब फरवरी 2022 में एलआईसी का वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ था तो सिर्फ 2 महीने में इसका वैल्यूएशन घटकर आधा यानी 6 लाख करोड़ कैसे हो गया। दो अहम मुद्दे हैं, एलआईसी को लेकर और साथ ही रेपो रेट को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ महेश वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और कुंतल कृष्णा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं पक्ष विपक्ष में। और महेश जी, शुरुआत चूंकि इस चर्चा के आपसे करना चाहेंगे, सबसे पहले रेपो रेट की बात कर लेते हैं। लोगों की ईएमआई बढ़ेगी यानी कर्ज महंगा हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। आपकी सरकार लोगों को राहत देने की बात कर रही थी, लेकिन लोगों के लिए अब ये कहावत जो पेश आती है कि आटे दाल का भाव पता लगना, तो लोगों को अब आटे दाल का भाव पता लग रहा है, क्योंकि हर तरफ से आम आदमी पे चोट लगातार जारी है
और आपकी सरकार उसको रोकने में अभी तक नाकामयाब है। क्या कहना मैं चाहिए? ये कहूंगा कि 2020 से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। जी हमारा सेंटर मैंने जो आरबीआई बैंक है उसकी जो एमपीसी है उसकी बैठकों में हमेशा इस बात की चिंता की गई कि जनता पे कोई बोझ नहीं डालना। जी और जो अभी स्थिति परिस्थिति है जी इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि 40 बेसिक पॉइंट जो बढ़ाया गया है जी उसकी वजह से कहीं जनता के ऊपर ईएमआई या कार लोन होम लोन हमारा महंगा हो जाएगा। जी मैं समझता हूं कि जिस तरह से बाजार खुला है और बाजार खुलने के बाद थोड़ी सी लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस जो ये आपकी चिंता है और जो अभी का जो बाजार का माहौल है जी अगर दोनों को हम कहीं आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए नहीं है। क्योंकि 2020 से तो हम कोई रेपो रेट में हमने कोई बदलाव ही नहीं किया। अगर हमारी आर्थिक स्थिति परिस्थिति मजबूत नहीं होती तो हम ऐसे करने में सक्षम नहीं होते। जी दूसरी बात कि दुनिया के जितने लीडिंग बैंक हैं, जी दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक है जी सबने अब से 3 महीना पहले जी अपने यहाँ रेपो रेट रिवाइज किया। जी और हमसे जो है हमारा तो हम तो जो रेपो रेट ये 2 साल में पहली बार बढ़ा रहे हैं जी जबकि उनके यहाँ ये रिवीजन जो है 10 से ऊपर हो गया। जी तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करके हम बात करें तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि हमें आर्थिक मजबूती जो मिली हुई है उसकी वजह से हम ऐसा कर पाए। जी तो इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव ढंग से लेके और आज जो आरबीआई गवर्नर ने और बातों को इंगित किया जी उसको भी हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें। जी उन्होंने एक बात और कही कि भाई जिस तरह का मॉनसून है जिस तरह से हमें उम्मीद है तो हमारी दूसरी तिमाही जो है काफी नरम रहेगी और महंगाई दर जो इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा बढ़ा है जी उसको इससे कमतर करने में भी हमें सहयोग मिलेगा। जो आज का डिसीजन है, आज निर्णय है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से नहीं, सवाल ये है ना अगर महेश जी कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने की हमेशा बात करता है आरबीआई, लेकिन यहाँ महंगाई रोकने की बात चल रही है। चेंजेस आ गए हैं, थोड़ा सा जो बदलाव आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चिंतन करना ज़रूरी हो जाता है कि क्या स्थिति इतनी भयावह है इस समय। देखिए भयावह स्थिति तो है और ये वर्ल्ड में है और आपके यहाँ तो 85% चीज जो है जिसमें इंपोर्ट करने की आपको जरूरत पड़ती है जी या वो खाद्यान्न हो या वो दलहन हो या क्रूड ऑयल हो या बहुत सारी चीजें हैं, ये दुश्वारी आपके पास है, इससे आप मुंह मोड़ नहीं सकते और ये चीज आपको मंगाना है और इसमें कहीं ना कहीं इसके लिए जो एक हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसे सही अगर होगी, मजबूत नहीं रहेगी, अगर उसको हम मजबूत नहीं करेंगे उस पर सरकार ने अभी तक क्या चिंतन किया है, कैसे लगाम लगेगी। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं। आप तेल से लेके गैस तक, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी अभी दाम बढ़ा दिए गए। आम आदमी तो बिल्कुल इस समय पिस के रह गया। तो सरकार के पास कोई नीति नहीं है लागू करने के लिए, या सरकार होमवर्क कर नहीं रही है। देखिए सबसे पहली बात है कि जो आपकी चिंता है या जो आप एक जनता की एक चिंता की उसके कंसर्न को आप कहीं हमारे सामने रख के सवाल कर रहे हैं जी ये बिल्कुल जायज है। जी महंगाई है, बेरोजगारी है, दुश्वारियां हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये कुछ समय के लिए आप अगर अध्ययन करें, हम इस बात को झुटलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जी ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो है लगातार होता रहा है जी और कमोवेश जो है आपको 2-3 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से लेकर आकलित किया जा रहा है विश्व में जी उससे ये जाहिर होता है कि अगर वर्ल्ड में कहीं मजबूत अर्थव्यवस्था कुछ बनी हुई है इस कोरोना काल में भी और इस युद्ध काल में भी तो निश्चित रूप से वो भारत की है। अब वो कारण क्या है, हम जिसके ऊपर सवाल और उंगली खड़ा कर रहे हैं उसका कारण क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कोई आदमी तर्क दे। कुंतल जी, कम से कम महेश वर्मा जी ये तो मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है,
गंभीर चिंता का विषय है। उनकी सरकार से ये नहीं हो पा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से रेपो रेट को बढ़ाने की बात कही जा रही है? साहब, आज के दिन में इस देश में एक सरकार चल रही है जिसका एक और एक एजेंडा है, देश को बेचो। बहुत पुरानी कहावत है, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा वो देश की जनता भिखारी हो जाएगी। वही हालत आज के दिन में इस देश में है। इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है, इस सरकार के पास कोई सोच नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जहां महंगाई पे इस देश के वित्त मंत्री कहती हैं प्याज महंगा हो जाता है, किसी चीज है, कहती हैं कि मैं प्याज खाती नहीं, महंगा कहां से हो। साहब, 20 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। पेट्रो इकोनॉमी में रहते हैं आप महेश वर्मा जी। अगर आपको नागपुर से कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई हो और अगर आप बाजार को समझते हैं तो आपको पता होगा कि पेट्रो इकोनॉमी में रहते हैं आप, और 120 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। दुनिया में क्रूड ऑयल की क्या कीमत है और आपके यहाँ क्या कीमत है? आप कितना एक्साइज टैक्स लेते हैं? उस एक्साइज टैक्स से 30 लाख करोड़ का आपने एक भंडार बनाया हुआ है। उस भंडार का क्या उपयोग कर रहे हैं आप? रेपो रेट बढ़ने के दूरगामी परिणाम क्या होते हैं मेरे भाजपा के साथी को मैं बताऊं। अगर वो बाजार समझते हैं, अगर वो इकोनॉमिक समझते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं। कृष्णा जी, आप ये बताइए कि आप बढ़ने के बहुत कृष्णा जी परिणाम होते हैं। अगर और आप जहां तक बात कृष्णा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कृष्णा जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आरोप बड़े लगते थे आपकी सरकार पर महंगाई को रोकने के लिए। अगर 35 पैसे भी बढ़ता, 1 रुपए बढ़ता था तो बहुत हो हल्ला हो जाता था, सड़कों पर उतर आती थी बीजेपी। आपकी सरकार ने किस तरह के प्रयास किए? आप इनसे पूछे रविंद्र जी, आप रविंद्र जी मेरे भाजपा के साथी से पूछे, कह रहे हैं कि ये तो कुछ दिन की बात है। कब आप कुछ दिन की बात है? 3 महीने में नहीं, मेरा सवाल दूसरा है महेश वर्मा जी। मैं बीजेपी की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी बहुत हो हल्ला करती जब महंगाई तक बढ़ती थी। अगर 35 रुपए या 50 पैसे भी पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम बढ़ जाते थे, महंगाई पर चर्चा करते थे, महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर आते थे। आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, नहीं, जिस तरह की स्थिति नहीं, उससे कांग्रेस कैसे निपटी थी? 2500 रुपए का आज डीजल आज हो गया है गैस सिलेंडर। अपनी बात तो करिए ना पहले कि आपने कैसे निपटा। मुझसे पूछ रहे हैं जी? सरकार में जो लोग हैं, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मनमोहन सरकार पे बड़े आरोप लगते रहे थे। आप इनको जवाब देना चाहेंगे कि आपकी सरकार में कैसे हैंडल की गई थी? हमने इस देश की जनता को सीधा लाभ दिया। 30,000 करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए इन्होंने रखे हुए हैं। ये बताएं मुझे कि उन रुपयों का क्या हुआ? 12 लाख करोड़ रुपए मात्र 5 उद्योगपतियों के लोन चुकता करने में, लोन माफ करने में मोदी सरकार ने खर्च कर दिया। मात्र 5 उद्योगपतियों के। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने माफ किया था लोन, पर हमने इस देश के गरीब किसानों का लोन माफ किया था, जो उस लोन के कारण, उस ब्याज और सूद के कारण आत्महत्या कर रहे थे। इनकी सरकार ने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ये देश फॉर सेल लगा दिया है। और वो मुद्दा अलग, उस पर बात करेंगे। अभी तो महंगाई की बात करिए। महंगाई की बात मैं कर रहा हूँ ना रविंद्र जी, महंगाई से रिलेटेड है। महेश जी, क्या इसीलिए पेट्रोल महेश जी सरकार पैसों की कमी से जूझ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कंपनीज के शेयर बेचे जा रहे हैं? महेश जी, LIC को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह के बातें सामने आ रही हैं, विपक्षी दल आप पर निशाना साध रहे हैं। क्या वजह है निजीकरण करने की? ये तो आपके दर्शकों को बताना बहुत नितांत आवश्यक है कि LIC का जो उसके शेयर बेचने का जो फैसला था और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी सारे एसेट्स के वैल्यूएशन कराने का, ये मनमोहन सिंह सरकार का फैसला था जी। और आप आज उसी के लिए मिर्ची लग रही है, आज उसी के लिए अलाप बिलाप और प्रलाप किया जा रहा है। मिर्ची लगने वाली बात नहीं है सर। सवाल ये है कि जो कंपनियां घाटे में नहीं है, अगर वो मान लीजिए उनका शेयर प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गवर्नमेंट का होल्ड उस पर खत्म हो जाएगा। तो जब गवर्नमेंट का होल्ड खत्म होगा तो क्या लगता नहीं कि आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां मनमाने दाम बढ़ाएंगी या जो चाहे वो कर सकती हैं? सरकार कैसे नियंत्रण करेगी उस पर? नहीं, सरकार के नियंत्रण की बात नहीं है। इसमें मिर्ची लगने वाली क्या बात? सरकार बिजनेस करने के लिए नहीं आई है। सरकार जो है गवर्नेंस के लिए है। मैक्सिमम गवर्नेंस का जो एक फॉर्मूला हमारा है जी, उसके तहत हम जरूर सारी चीजों को देखते हैं और समझते हैं। सवाल यह है कि जो ये करे तो पुण्य और हम करें तो पाप, ये क्या मतलब बनता है? इन्होंने पौड़ियों के भाव बेच दिया,
इन्होंने जो कंपनियों को बेचा, आज उसको कहीं आकलन किया जाए उसके ऊपर, या 2G हो या 4G हो या कोल एस्कोम हो, ये तमाम चीजें है। जी 20 लाख करोड़ से ऊपर का इन्होंने घोटाला और घपला किया। जी जमीन आकाश कुछ भी नहीं बचा बेचने के लिए इनके पास। जी तो आज की डेट में कहना इनको चाहूंगा। उन सब चीजों को लेकर ये किस मुंह से ये सब बातें पूछते हैं, ये समझ में नहीं जी आता। जी कृष्णा जी, जवाब दीजिए। ये तो मतलब जवाब ले लेते हैं महेश जी। भाजपा के साथी को बता हया देना की चाहता जो है, हूं कि आपके आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं, उस पर ही जवाब ले लेते हैं। मैं अपने अभी भाजपा ये के भी साथी सबूतों को के बता साथ देना आप चाहता हूं सबूतों के कि इन्होंने साथ ही बताइए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने किया। मैं अपने भाजपा के साथी को बता देना चाहता हूं रविंद्र जी कि इनके झूठ का पर्दाफाश तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जी गला चिल्ला के मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि जिनके एग्जाम्पल दिए हैं उस सबूत के साथ पेश करें। दूसरी बात मैं बताता हूं, ये अभी ऑन स्क्रीन पता है। मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताता हूं। पवन हंस हेलीकॉप्टर, जी साल भर में 200 करोड़ रुपए के करीब उसका फायदा था। 15 दिन पहले, 6 महीने पहले बनी हुई कंपनी को इन्होंने 200 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस कंपनी का गुजरात के शाह परिवार से क्या कनेक्शन है, ये मुझे बताएं। क्या नागपुर से ऐसे कौन से वर्डिक्ट आ गए थे कि आपने एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 800 करोड़ रुपए था, जो 200 करोड़ रुपए का फायदा देती थी, उसने आपने 6 महीने पहले बनी हुई कंपनी को बेच दिया। जी LIC फरवरी में उसका वैल्यूएशन हुआ था 12 लाख करोड़। ऐसी कौन सी जल्दी आ गई है, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि आने फाने में आपने उसका 6 लाख करोड़ का करा लिया वैल्यूएशन और उसके EPOs निकाल दिए। जी उस वक्त जब आप खुद कह रहे हैं, आपका बैंक कह रहा है, आपकी मिनिस्ट्री कह रही है कि वैश्विक इकोनॉमी में बहुत उतार चढ़ाव है, जी तो ये तो सिंपल मार्केट का फॉर्मूला है कि जब आपको डिसइन्वेस्टमेंट करनी है अपनी चीजों का, तो बेस्ट प्राइस पाने के लिए आपको स्टेबल मार्केट का इंतजाम करना पड़ता है। परंतु रविंद्र जी, जब देश का प्रधानमंत्री व्यापारी हो जाएगा और वो सिर्फ अपने और अपने दोस्तों की फायदे की बात सोचेगा, तो देश की संपत्तियां इसी तरीके से औने पौने दाम पे बिकेंगी। जी महेश जी, हम आपको कुछ याद दिला दें कि जो CPSE है पॉलिसी के तहत, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2 तरह की चीजें उसने लाई थी, 2 भाग में इसको किया था, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब 352 PSU ऐसे हैं जिसमें से कुछ डिफेंस की हैं और कुछ फार्मिंग के उसमें आती, किसानों के उसमें जाती हैं। अगर इन 2 सेक्टर को छोड़ दें तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो कंपनियां आ रही हैं, या तो बंद की जाए और या फिर शेयर किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। यही तो है ना इनकी चीज, इसमें पॉलिसी। तो क्या ये जो फायदे में चल रही कंपनियां, इनको भी शेयर देने की बात चल रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को क्या इतने पैसे की जरूरत है? जैसे आप 2 कंपनियों के हम नाम गिना दें, NINL, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड 12,000 करोड़ में टाटा को बेची गई, एयर इंडिया भी। तो सरकारी कंपनियां जो फायदे में है, पवन हंस, रविंद्र जी, पवन हंस 6 महीने पहले बनी हुई कंपनी को, चलिए पवन हंस का भी हम ले लेते हैं, जिसमें यह भी गौरव वल्लभ ने कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि एक कंपनी का डेटा फेसबुक पे ही मौजूद है केवल, यानी सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसमें 3 फोटो पड़ी हुई हैं, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव का भी जिक्र किया, उनकी भी फोटो है। तो इस तरह की चीजें जो आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं मंशा पर। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारे किसी फैसले पे या हमारे किसी निवेश का जो हमने कहीं कोई फायदा उठाया हो, कहीं भ्रष्टाचार किया हो, किसी कोर्ट कचहरी ने CBI को ऑर्डर दिया हो कि भाई इसकी इंक्वायरी करो, FIR कराया हो, कोई हमारा नेता बेल पे हो, कोई हमारा नेता जेल में गया हो, कोई करप्शन में हो, तो समझ में आता है कि ये हमारे विपक्ष के मित्र जो बोल रहे हैं उसका कोई औचित्य है। सवाल है कि जो अच्छे नियत से की जा रही है और जो बुरे नियत से की गई, कौन सा अच्छा नियत, जिससे आपको देश मैं को बता रहा नुकसान हूं, मैं मिला। आपसे फायदे की कंपनियों को घाटे में दिखाकर अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाए ये क्या तरीका है? उसमें क्या अच्छाई ये होगी? क्या तरीका है? कौन सा नियत क्या है, मतलब कौन सी होता है? नियत है, ये क्या है? कैसी बात करते हैं आप? ये किस तरह की बात है? महेश जी, एक बात बताइए, देश के LIC पर सबसे देश ज्यादा में- भरोसा जो है निवेशक करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकार का शेयर ज्यादा है। आने वाले टाइम में जब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, 3.5% का शेयर गवर्नमेंट जब अपने हाथ से दे देगी, तो लगता है निवेशकों का भरोसा टूटेगा? नहीं टूटेगा ना सर, ये तो फायदे में है। मैं वही कह रहा हूं कि हम पूर्ववर्ती सरकार जो थी, जिस तरह से 119 कंपनियों को बेचा गया, जी,
उस 119 कंपनियों का आप डाटा उठा के देख लीजिए, औने पौने और कोने, जिस तरह से कोल को बेचा गया, 2G को बेचा गया, 10-10 करोड़ रुपए रिश्वत लेके 10-10 हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। पी चिदम्बरम जी क्यों जेल गए? कि कोई जानता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया? ये अपने आप में सवाल उठाता है कि इस देश जी, के कृष्णा जी, बोलिए। सवाल है मेरा। जी बताइए। और आज के डेट में रविंद्र जी, आप मेरे काबिल महेश जी, दोस्त हैं। वक्त में कृष्णा जी का सवाल ले लेते हैं। जी रविंद्र जी, आप मेरे काबिल दोस्त से पूछे कि भाजपा की सरकार ने ऐसा कौन सा वैल्यूएशन कराया जो 6 महीने के अंदर आधा कैसे हो गया? उनके निवेशकों को फायदा जो होगा। फायदे में जाती हुई कंपनी ये है, उसका नुकसान नहीं है। 6 महीने में घट के आधा कैसे हो गया? ये एक सवाल का जवाब दे देंगे। बदनाम करने की एक कोशिश है मेरे एक और सवाल एक का जवाब दे प्रोपेगेंडा है दें। जो आपने कहा है कि LIC महेश जी, बड़ी विचित्र बात है कि जब अहम सवालों की बात आती है तो आप कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि उन कंपनियों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है जो फायदे में चल रहा है? कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। बेची जा रही है वो कंपनियां होने पौने दान पे। LIC का वैल्यूएशन आधा कैसे हो गया? जिसके ऊपर वो खुद नहीं बोल सकती है। LIC का वैल्यूएशन आधा कैसे हो गया? शेयर बेचने से जनता को फायदा है, निवेशक को फायदा है, LIC को फायदा, वो नुकसान कैसे ये बता देना। रविंद्र जी, नुकसान की सवाल बात है, कैसे? सीधा सवाल का सीधा जवाब दे। जी। 6 महीने में LIC का वैल्यूएशन आधा कैसे हो गया? नुकसान कैसे है ये बताओ ना। 6 महीने में LIC का वैल्यूएशन आधा कैसे हो गया, आप बताएं। जवाब दीजिए महेश जी, आपकी संक्षेप में सरकार जवाब का दे दीजिए। 6 महीने के अंदर वैल्यूएशन कैसे हुआ, किस तरह से आधा किया 50% सरकार ने, ये बता दीजिए। 6 महीने के अंदर वैल्यूएशन नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ही ये चीज तय हो गया था। अगर इनको मालूम नहीं है तो ये पहले पता करके फिर बहस में आए तो ये अच्छा रहेगा। रविंद्र जी, 23 रविंद्र जी, आप अक्टूबर इन्हें लास्ट वैल्यूएशन की 2013 का डेट ये बताएं। फैसला है। आप रविंद्र जी ने नहीं लास्ट जानते, वैल्यूएशन की डेट अज्ञानी बताएं है, LIC के। इनकी ये ज्ञानता दूर आप- करिए। आप- और आप- उसके आप बाद झूठ बोल रहे हैं। और आप सुन झूठ लीजिए, बोल रहे हैं। आपको उस या समय तो आपको तथ्य की 8% जानकारी नहीं है। 8% शेयर बेचने का फैसला लिया था पिछले कैबिनेट साल ने। मैं फरवरी नहीं में बोल चलिए, रहा। वक्त कम है। 12 लाख सकता हूं करोड़ था। आपको। महेश जी, आपका वक्त नाम कम है। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि एक तरफ महंगाई की मार जनता झेल रही है तो दूसरी तरफ जो सरकारी कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। LIC को लेकर यही सवाल खड़े हुए कि 6 महीने के अंदर सरकार ने इसका वैल्यूएशन कैसे कर लिया, और अगर वैल्यूएशन किया उसका परिमाप क्या है, उससे पहले का वैल्यूएशन क्या है, ये कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। उस पर जवाब देना है सरकार को। और चूंकि ये सारे मुद्दे आम जनमानस से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई सरकारी कंपनी होती है जैसे कि LIC है, निवेशकों का भरोसा सिर्फ इस बात पर रहता है क्योंकि वो सरकारी कंपनी। अब जब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाएगी तो क्या निवेशक उतना भरोसा उन पर कर पाएंगे? और ऐसा अगर सरकार कर रही है तो क्यों कर रही है? जनता को भरोसे में लिए बिना प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखे बिना इस तरह के जो काम हो रहे हैं उन पर संजीदगी से चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर चर्चा होगी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जवाब सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे जवाब मिलते नज़र नहीं आ रहे। आगे भी बड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।